तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन। तो ये चैप्टर का नाम है, तो आप चैप्टर देख सकते हो। तो इसमें देखिए ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और ये चीज़ आपको पहले से भी इसका नॉलेज है। आप क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़े हो, उसके बाद आप 12 में मैथ पढ़े हो, ठीक। तो ये चीज़ पहले से आपका क्लियर है कंसेप्ट। तो अगर जो चीज़ आप पीछे भूल चुके हो या उस चीज़ को याद नहीं रखे हो, तभी यहाँ पर इसको कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, ठीक। और वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे ये है क्या, ठीक। और जो चीज़ आपको पता भी नहीं है वो चीज़ आपको सिखाएंगे यहाँ पर, और बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरे फिजिक्स में तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पर पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ। देखिए यहाँ पर लंबा चौड़ा, जैसे ये क्या है लंबा चौड़ा, इस तरीके से ये सीखेंगे नहीं कि डिफिनीशन से लो, इसको लंबा चौड़ा डिफिनीशन सीखो, उसके बाद इसका डिफिनीशन लिखो वगैरह वगैरह, इस तरीके से नहीं करना है हमें, ठीक। तो इसको किस तरीके से सीखना है, देखिए आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकली सही तरीके से इसको सीखना है और थोड़ा बहुत इसको फील भी करना है, ठीक। तो समझते हैं इसको है क्या। देखिए भौतिक राशियाँ से दो होते हैं, ये आपको पहले से पता। पहला क्या होता है अदिश राशियाँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, ठीक। और दूसरा क्या होता है सदिश राशियाँ, ठीक, और जिसे बोलते हैं वेक्टर। अब ये दोनों है क्या, इसको समझते हैं, ये कंसेप्ट के हिसाब से समझते हैं ये है क्या। मान लेते हैं आपका हाइट क्या है, मान लेते हैं आपका हाइट क्या है, ये आपकी ऊंचाई अगर पूछ रहा है तो आप हाइट कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे 5 फीट या 5 फीट 2 इंच, इस तरीके से बोलोगे। तो 5 फीट 2 इंच यही बोलोगे ना, यही हाइट बताओगे। तो अगर आपसे ये चीज़ पूछा जाए, मान लेते हैं कोई बॉक्स रखा है, कोई भी कुछ भी, और उसका जो वजन है कुछ भी वजन हो सकता है, ठीक। तो आपको इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, क्या लगाना है, बल लगाना है 10 न्यूटन का। तो पहले से दिमाग में आएगा सर इसमें लगाना तो है फोर्स, पर किस दिशा में, मतलब किस डायरेक्शन में। देखिए तो इस डायरेक्शन में आप लगाओगे तो इधर खसकेगा, ठीक। अगर इस डायरेक्शन में लगाओगे तो इधर खसकेगा, ठीक। अगर ऊपर से प्रेस करोगे तो ये थोड़ा बहुत दबेगा, ठीक। मतलब देखिए आपसे अगर हाइट पूछा जा रहा है तो क्या आप ये डायरेक्शन बता रहे हो, दिशा बता रहे हो, नहीं। अगर आपसे इसमें फोर्स में आपको बल लगाने को बोल रहे हैं तो पहले आप पूछ रहे हो क्या आपको किस दिशा में लगाओ। तो इसका मतलब जब आप हाइट बता रहे थे इसमें आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ा, वो चीज़ क्या था, मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड था, और जिसे बोलते हैं परिमाण, ठीक। अब देखिए परिमाण है, परिमाण इसका सिर्फ परिमाण के लिए जरूरत पड़ा, मैग्नीट्यूड के लिए जरूरत पड़ा। वो मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 इंच 2 मीटर आपका लंबा है, जो फीट है उसके हिसाब से आपकी लंबाई है, हाइट है, और इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो और इसमें क्या आपको जो फोर्स लगाना हुआ तो इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या हो, जो फोर्स लगा रहे हो उसके साथ में क्या जरूरत हो रही है, इसमें आपको डायरेक्शन की भी जरूरत हो रही। तो बोल सकते हो इसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मतलब आप थोड़ा बहुत फील करो, जो मैग्नीट्यूड है वो उसके साथ में डायरेक्शन मिल रहा है। देखिए 10 न्यूटन का फोर्स तो लगा रहे हो ये, और उसके साथ में क्या हो रहा है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है। अब इसको समझते हैं ये। अब देखिए इसमें आपको लंबाई बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ा, और इसमें आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ा। इसका मतलब कि ये जो अदिश राशि होते हैं ना, इसमें क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, और इसमें सदिश जो राशि होता है ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक। इस तरीके से आपको फील करना है कि जो अदिश राशियाँ हैं वो उसमें आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लंबाई बता दिए कितना लंबाई है, हाइट है, तो आपको ये फोर्स लगाने बोल रहा है तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही, तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ भी डायरेक्शन भी जरूरत है। तो उसमें क्या है, वो सदिश होता है, ठीक, वेक्टर। यस सा मतलब साथ में दिशा भी होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब इसको फील करते हैं, देखिए पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसी का समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पैसा क्या है, सदिश है क्या दिशा। अब देखिए फील करो, पैसा की कोई डायरेक्शन जरूरत पड़ती है, और ये यार कहीं पर रख दो, और पैसे की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती है। और पैसे के लिए क्या फोर्स लगाओगे क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही अकेले है, तो ये किस में आ जाता है, अदिश में आ जाता है, ठीक। और ले लेते हैं ताप। अब देखिए ताप है, ताप क्या, अब देखिए इस कमरे का टेम्परेचर कोई तापमान होगा। अब इसमें डायरेक्शन लेकर कोई चीज़ थोड़ी बताता है कि इसका तापमान 37 डिग्री क्या है पूर्व दिशा में, मतलब ये 37 डिग्री सेल्सियस पूर्व दिशा में। तो इस तरीके डायरेक्शन थोड़ी बताओगे। तो मतलब इसमें इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो रही, तो वो क्या हो रहा है, स्केलर में आ जाता है, ठीक। जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है वो चीज़ सदिश आ जाता है। जैसे वेग ले लेते हैं, वेग। अब देखिए जब वेग क्या है, वेग में आप क्या, जब उस वेग मतलब वेग क्या होता है, चाल होता है, आपको पता है। अब चाल होता है तो आपको जब भी इसमें डायरेक्शन, जब चाल चलनी होती है तो किस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो वो चाल होती है ना, किस डायरेक्शन में जा रहे हो उसका क्या होता है, चाल क्या होता है, डायरेक्शन। मतलब इसमें क्या है,
तो विस्थापन बटे समय होता है। तो ये चीज़ क्या है, सदिश है, ठीक। तो यहीं से ही समझ सकते हो, थोड़ा बहुत डेवलप कर सकते हो कंसेप्ट। क्या मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन आ रहा है तो वो चीज़ क्या होता है, सदिश होता है, और मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है वो चीज़ अदिश होता है, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ और सारे जैसे ले लेते हैं इसमें विस्थापन। विस्थापन क्या है, अब विस्थापन ये मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ, तो ये कोई डायरेक्शन में विस्थापित हुआ होगा ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में विस्थापित हुआ, इसको बताओगे तो इस डायरेक्शन में विस्थापित हुआ है ना, तो ये क्या है, डायरेक्शन भी इसमें मिल रहा है, तो ये क्या है, सदिश है, ठीक। अब देखिए इसको समझते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको जो होता है ये यूनिट, ये ए से मान ले, ये सदिश अदिश हम मान लेते हैं, ए से व्यक्त करते हैं, ठीक। अब जो सदिश होता है ना, सदिश को डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसी मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो उसमें डायरेक्शन इस तरीके से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक। इस तरीके से दर्शा दिया जाता है, इसका मतलब इस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी है, ठीक। अब इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। सदिश में, वेक्टर में डायरेक्शन है, तो अब मान लेते हैं ये डायरेक्शन तो है, ये सदिश में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अब हमको मैग्नीट्यूड अकेले चाहिए, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड अकेले चाहिए, तो क्या किया जाता है, इसे मैग्नीट्यूड के लिए इसे मॉडुलस में लिया जाता है, और मॉडुलस में जब लेते हैं तो ये जो होता है वो चीज़ क्या होता है, मैग्नीट्यूड में आ जाता है, क्या, मैग्नीट्यूड में आ जाता है। अब मैग्नीट्यूड किस तरीके से ए लिखा जाता है, या आप ये भी लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो, ठीक। ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड मॉडुलस में भी लिखा जाता है, ठीक। तो मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड है ये चीज़, ठीक। वो चीज़ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब मान लेते हैं आपके पास मैग्नीट्यूड उपलब्ध हो, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कोई अंक उपलब्ध हो, ठीक। अब वो अंक से डायरेक्शन पता करना है, उसका डायरेक्शन क्या है वो पता करना है। तो देखिए डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं, उस मैग्नीट्यूड का पहले एक यूनिट लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं पहले। तो जैसे मान लेते हैं 10 है, 10 में से एक यूनिट जो लेंगे उसी एक यूनिट से डायरेक्शन पता करेंगे। देखिए एक यूनिट से डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, पहले ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये थोड़ा बहुत इसको स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई जंगल है, ये जंगल है, ऐसे समझ लेते हैं ये जंगल है, और आपका घर यहाँ पर है, यहाँ। अब इस घर से आपको डायरेक्शन पता है, सब इधर पूर्व होता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब पता है। आप ऐसे गए कहीं पर, यहाँ खो गए, ठीक। आप यहाँ खो गए, उसके बाद आप खो गए तो आपको डायरेक्शन भी नहीं पता चलेगा, ठीक। आपको सिर्फ क्या हो रह जाएगा, तो ये आपको जब डायरेक्शन पता रहेगा तो आपके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, समझो, ठीक। इस तरीके थोड़ा बहुत फील करो। अब आपको डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घर पर जाना पड़ेगा, तो आपको घर ढूंढना पड़ेगा। तो आप घर पर मिल गए तो उसके बाद डायरेक्शन भी पता चलेगा। जब आप घर पर मिले तो एक यूनिट जो चली हुई एक यूनिट है ना, वहीं से डायरेक्शन पता चल जाता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी मैग्नीट्यूड होता है ना, तो उसका क्या होता है, एक जो यूनिट होता है ना, उसी से डायरेक्शन पता करते हैं। और एक यूनिट बराबर क्या होता है, मतलब जो यूनिट होता है, एक इकाई या एकांक सदिश बोलते हैं इसे, एकांक सदिश बोलते हैं इसे। और ये एकांक सदिश है ना, ये क्या बोला जाता है, वो डायरेक्शन बताता है, और इसे ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए से ये सूत्र होता है, डेल सूत्र होता है। मतलब किसी भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, उसका सिर्फ यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो इस सूत्र से, ठीक। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे कंसेप्ट जो है उसको समझते हैं, ठीक। अब यहाँ देखते हैं सदिश राशि का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सदिश को, इसको समझते हैं। अदिश को तो हम समझ चुके हैं, ये अदिश किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सदिश को समझते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक। इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक। अब सदिश में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो जो ये ए है ना, ये जो पॉइंट है ना स्टार्टिंग, इसे बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, ठीक। प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। अब ये प्रारंभिक बिंदु है तो इसे इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, क्या, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, पहले स्टार्टिंग यहाँ हो रहा है तो ये प्रारंभिक बिंदु होगा, और जहाँ पे अंत होता है उसे बोलते हैं क्या, अंतिम बिंदु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक। अब इसको समझते हैं। अब ये इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब ये वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक। और ये आपको ए बी वेक्टर, वेक्टर मतलब ये सदिश, ठीक। इसे वेक्टर ही पढ़ा जाता है, आपको वेक्टर ही आप बोलेंगे, तो यहाँ पर समझना है। तो वेक्टर क्या है, इसको वेक्टर दर्शाना है तो आप ए और बी, मतलब ए से स्टार्टिंग पॉइंट है और बी से अंतिम पॉइंट है, ठीक। तो ए बी आप दर्शा सकते हो। अब इसी का जो वैल्यू मान लेते हैं ए वेक्टर है, तो इसको हम ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। ये कैपिटल होता है, ये जो पॉइंट है ये कैपिटल होता है, और ये जो इसका जो होता है मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वर्ड है, वो चीज़ क्या है, रिप्रेजेंट ए से कर दिए तो ये चीज़ इस वेक्टर से दर्शाएंगे, ठीक। इस डायरेक्शन पे ये भी दिखा रहा है। अब देखिए इसी डायरेक्शन को हमको मैग्नीट्यूड में चाहिए, क्या, मैग्नीट्यूड में। तो क्या करोगे, इसी को मॉडुलस में आप करोगे, ये क्या आ जाएगा,
ये परिमाण में आ जाएगा, और इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब देखिए ये समझते हैं मैग्नीट्यूड है। और उसके बाद और इसी को मान लेते हैं ये डायरेक्शन में हमको ऐसे होता, कोई पॉइंट यहाँ पर बी होता, ठीक, यहाँ पर ए होता, ये मान लेते हैं ये बी है, सॉरी ये ए है, ये बी है, वही लाइन यहाँ पर आ गया। तो क्या होता है, देखिए इसका डायरेक्शन चेंज किया ना, तो ये क्या हो जाता है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये बी से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ से हो रहा है, ए से। ठीक, इस तरीके से इसलिए लिखा जाता है। और ये चीज़ क्या हो जाएगा, अगर इसी लाइन को यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो वो चीज़ माइनस में आ जाता है, ये चीज़ क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, जो ए होगा, ए जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, इसका डायरेक्शन जो होता है इसी तरीके से लिखा जाता है, उल्टा नहीं लिखते इसको, ऐसे ही लिखा जाता है, या तो आप लाइन खींच दो या तो ऐसे लिख दो। ठीक, इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा क्या होता है, मॉडुलस में लिया जाता है, वो चीज़ का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। इसी को एक को मैग्नीट्यूड में ही लिख सकते हो। ठीक, या इसी को जो मैग्नीट्यूड से बाहर आएगा ये क्या हो जाएगा, ए भी लिख सकते हो, ये ए आ जाएगा, या इसी ए बी, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो ये चीज़ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सदिश राशि को। ठीक, ऐसे ही देखिए जिधर के स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग ये होता है और अंतिम पॉइंट ये लास्ट वाला सेकंड वाला होता है। ठीक, देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अंतिम पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें डिफिनीशन को देख लेते हैं, डिफिनीशन क्या है। तो शून्य सदिश क्या होता है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। ठीक, या और नल वेक्टर, ठीक, एक ही है। तो इसको समझते हैं शून्य सदिश कब होता है। देखिए शून्य सदिश जब मान लेते कोई वेक्टर है, इसका जो प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये। ठीक, तो जैसे मान लेते इसी पे कोई और वेक्टर है, ठीक, सी, तो ये जो पॉइंट है ना इसी को बोलते हैं शून्य वेक्टर। ए ये बी है, तो जो बी और बी वेक्टर है, इसका भी बी है, इसका भी बी है, तो ये जो दोनों बी वेक्टर है उसे क्या बोला जाता है, उसे शून्य सदिश बोला जाता है। ठीक, ये शून्य वेक्टर है। ऐसे आप ले सकते हो एक वेक्टर, ये मान लेते सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर, ये क्या है, शून्य वेक्टर। ठीक, और इसी पे ये ए वेक्टर क्या है, शून्य वेक्टर। ठीक, किस तरीके से हम शून्य वेक्टर निकाल सकते हो। तो आप ये शून्य वेक्टर को ही दर्शाते हैं। ठीक, शून्य वेक्टर इस तरीके से होते हैं जिसमें शून्य हो। ठीक, मैग्नीट्यूड इसका जीरो हो। ठीक, अब इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड आप क्या निकालोगे, जीरो तो ही होगा। अब इसका कोई क्या होता है, देखिए इस पर क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, उसका शून्य सदिश होता है। अब यहाँ पर समझते हैं समान सदिश क्या होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। मान लेते हैं ये ए, कोई ए और बी वेक्टर है, ठीक, और कोई सी और डी वेक्टर है इसी डायरेक्शन में। ठीक, तो ये दोनों क्या है, ए बी वेक्टर और बराबर बी सी डी वेक्टर क्या है, समान वेक्टर है। इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब समझिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं ये 5 यूनिट है। ठीक, ये 5 यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका भी यूनिट कितना है, 5 ही यूनिट है। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और इसका डायरेक्शन एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, तो तब बोला जाता है क्या, समान सदिश होता है, इक्वल वेक्टर बोला जाता है। ठीक, तो अगला पॉइंट देखते हैं, एकांक या एकाई सदिश। देखिए एकांक या सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। जिस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे बोलते हैं एकांक सदिश बोला जाता है। इसे ए कैप से व्यक्त किया जाता है, इसी को ए कैप से भी व्यक्त कर सकते हो। और जो ए वेक्टर बराबर कोई भी मैग्नीट्यूड आप निकालना है कोई भी वेक्टर का, उसे उसी वेक्टर से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वो एक यूनिट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं सररेखी सदिश क्या होता है। सररेखी सदिश को समझने के लिए मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी। ठीक, और कोई वेक्टर, इसी का वेक्टर मान लेते हैं सी डी ले लें, सी डी। ये दोनों सररेखी मतलब जिसका दोनों समांतर हो। ठीक, मतलब दो चीज क्या है, समांतर हो। ए बी समांतर है सी डी के, या बोल सकते हो दो सदिश क्या हो, समांतर हो, उसे बोलते हैं सररेखी सदिश बोला जाता है। ठीक, अब इसको समझते हैं समांतर कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए समांतर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी समांतर हो सकते हैं, या इस तरीके से भी हो सकते हैं, इसी में एक ऐसे ले लो, या इसी लाइन पे दूसरा भी इसी वेक्टर पे चलता होगा। ये भी एक दूसरे, जैसे ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। ठीक, और ये भी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक, अब इसमें जो डायरेक्शन है ना अलग अलग है, इसका जो है माइनस में, ये बी में। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए ये चीज डायरेक्शन एक ही दिशा में, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों है एक ही दिशा में, एक दूसरे पे एक कोलिनियर है, मतलब एक दूसरे पे सरेखी है, संपाती है, तो ये भी समांतर है बोला जाएगा, और ये भी समांतर बोला जाएगा, ये भी समांतर बोला जाएगा। ठीक, अब इसको समझते हैं। ये समांतर में देखिए डायरेक्शन और डायरेक्शन, देखिए दिशा में कोई, इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता, अब मैग्नीट्यूड से भी लेना देना नहीं होता। वो क्या होता है, संरेखी सदिश होता है। इसको ऐसे समझते हैं, जो संरेखी सदिश होता है ना, मान लेते हैं ए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर है, ठीक, जिसका जो समांतर होगा ना उसका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है ना। जैसे इसका मान लेते हैं 4 यूनिट है, अब इसका 5 भी यूनिट हो सकता है ना, 6 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इस तरीके से यूनिट अलग अलग होंगे ना। तो समांतर के मतलब वो चीज़, अगला जो समांतर है तो समांतर के इसके लेमडा मान लेते हैं, वो बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है लेमडा है, ठीक। इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, संरेखी सदिश को इस तरीके से दर्शाते हैं। जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका भी अलग हो सकता है, इसका भी अलग हो सकता है, और दोनों क्या है, समांतर है, दोनों क्या है, समांतर। इस तरीके से संरेखियों को दर्शाते हैं, ठीक। तो संरेखी इस तरीके से हो सकते हैं, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं होता। और देखिए मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से दूसरे वाले जो मैग्नीट्यूड होगा लेमडा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, लेमडा का मान भी डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं समतली सदिश है, जो एक ही तल पे, मतलब कोई तल है, एक ही तल पे दो वेक्टर क्या है, समांतर है, तो उसे बोलते हैं एक तली समतली सदिश बोलते हैं, या एक तली सदिश भी बोला जाता है, ठीक। और मान लेते हैं एक तली ये समांतर ना हो, कोई वेक्टर इधर जा रहा है, कोई वेक्टर इधर सेंटर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नैकतलीय, नैकतली वेक्टर बोलते हैं, ठीक, नैकतलीय वेक्टर। अब ऋण सदिश क्या होता है, कोई मान लेते हैं वेक्टर ए है, इसी को डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं इधर को, ठीक। तो ये तो ए ही था, ये बी है, तो वो चीज़ जो दर्शाया जाएगा ए बी क्या हो, बी ए हो जाएगा, ये चीज़ माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम वेक्टर को, ये ऋण क्या है, निगेटिव वेक्टर को दर्शा सकते हो। तो जो कुछ भी है और पॉइंट कुछ देखते हैं इसमें है क्या, ठीक। तो स्टूडेंट देखते हैं सदिश का अदिश से गुणनफल। अब देखिए सदिश से अदिश गुणनफल मतलब कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उसमें गुणा करने के लिए, ठीक। जरूरी नहीं है कि अदिश का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक। तो अब समझते हैं इसको अदिश गुणन कैसे होता है। मान लेते कोई वेक्टर है 2 यूनिट का वेक्टर है, ये ए वेक्टर 2 यूनिट का है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई अदिश से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, अदिश से गुणा कर देते हैं, किससे, हाफ से गुणा कर देते हैं। तो वो जो वेक्टर बन के आएगा वो क्या होगा, हाफ वेक्टर, इसी का आधा पार्ट आएगा यह हाफ वेक्टर। अगर इसी का हम 2 से गुणा कर दें, 2 से अदिश से कोई 2 से गुणा कर दे इसमें, तो वो वेक्टर क्या आएगा, वो आएगा 4 यूनिट का हो जाएगा। देखिए 2 पार्ट ये 2 ये 4 यूनिट का हो जाएंगे। तो मतलब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या हो रहा है, देखिए कंसेप्ट क्या हो रहा है कि हम कोई भी वेक्टर में, कोई भी सदिश में अगर अदिश गुणन कर रहे हैं ना, उसमें डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं हो रहा। चेक करो, इस डायरेक्शन में क्या है, ये इस डायरेक्शन में वही है, इस भी डायरेक्शन वही है, तो इसमें डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं होता। किसमें फर्क होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। क्या होता है, मैग्नीट्यूड में के लिए फर्क होता है, वो भी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं, ये आप मान माइनस कर दिए तो माइनस में करोगे तो ये माइनस में मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसका डायरेक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा, वो माइनस क्या है, इक्वल में, सिर्फ ऋण वेक्टर में आ जाता है, वो चीज़ अलग हो जाता है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी इसमें गुणा करोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होते, सिर्फ क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड में फर्क होता है। ये 4 यूनिट का हो गए, ये क्या 1 ही यूनिट का है, ठीक, इस तरीके से। तो समझते हैं इसको सदिश का योग त्रिभुज नियम। अब देखिए सदिश का योग त्रिभुज क्या होता है, इसमें कोई 2 वेक्टर ले लेते हैं, कोई वेक्टर क्या है, ए है, ए वेक्टर है, और कोई वेक्टर क्या ले लेते हैं, ये बी वेक्टर, क्या मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है, ठीक, और कोई वेक्टर बी है, ठीक। अब इनको योग करना है। योग कैसे किया जाता है, जो इसका अंतिम बिंदु होता है इसका प्रारंभिक बिंदु से इसमें मिलाते हैं तो उससे योग निकालते हैं, ठीक। देखिए त्रिभुज के रोल से लगाते हैं, इसको ऐसे प्रस्तावित कर सकते हो, ये पोजीशन मतलब कोई भी चीज़ इसके समांतर ऐसे लिख सकते हो। देखिए ये चीज़ है, ये समांतर, इसका हम कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, इसी समांतर में यहाँ पर रख सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं। ये चीज़ समांतर ऐसे कहीं भी इसी तरीके से डायरेक्शन में ले सकते हो, वो डायरेक्शन उधर ही होने चाहिए, उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा, आप कहीं भी इसको ले सकते हो, ठीक। तो ये आपको इसी समांतर को यहाँ पर खींच सकते हो। तो क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक। अब देखिए इसका डायरेक्शन इस तरीके से, तो हम जो इसका पॉइंट होगा ये त्रिभुज लॉ के नियम से, ये त्रिभुज के नियम से इस तरीके से इसको खींचते हैं, तो ये चीज़ जो होता है, ये ए ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए
इसका डायरेक्शन इस तरीके से ले लेते हैं। एक क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन इधर भी ले सकते हो उधर भी ले सकते हो। तो इसका जो ए बी आएगा मतलब ओ ए आएगा, ओ ए आएगा जो होगा वो ओ ए मतलब ये ओ बी वेक्टर बराबर ओ ए प्लस ओ ए बी वेक्टर होता है। ठीक, मतलब ओ ए वेक्टर कितना है, ये ए वेक्टर, और ये क्या होता है ए बी वेक्टर कितना है, ये बी वेक्टर। ठीक, तो इसको समझते हैं। वेक्टर बी पढ़ते हैं, या आप वेक्टर बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पढ़ सकते हो। इसमें आपको रिप्रेजेंट तो वही करना होता है, आप पढ़ सकते हो कुछ भी। ठीक, कोई स्टेटमेंट नहीं है कि आप वही पढ़ो, बस इसे पढ़ा जाता है वेक्टर बी या वेक्टर बी, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक, इसको समझते हैं। ये चीज़ देखिए पहले समझते हैं। जो इसमें एरो होता है ना, एरो, ये दोनों देखिए, इसको कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा आपको, उसका डायरेक्ट हम योग निकाल सकते हो। ठीक, इसमें कैसे जोड़ा जाता है, देखिए ये डायरेक्शन जो है और ये डायरेक्शन एक ही दिशा में, वो जो एक डायरेक्शन में एक ही दिशा में होता है ना, उनका योग और विपरीत, ये जो विपरीत होता है उनके बराबर होता है। तो ऐसे मान लेते हैं, कोई ले लेते हैं इसी तरीके से, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, ये है। ठीक, इसमें एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब इसको कैसे डायरेक्शन मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है, ये मानते हैं इसका निकालना है, ए बी का निकालना है, और ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर दिया है। ठीक, इसको समझते हैं। ए बी सी दिया है और ए वेक्टर ये है, डी वेक्टर ये है, हमको ए बी चाहिए। ए बी कैसे निकालोगे, देखिए पहले तो इसको आप त्रिभुज नियम लगा के पहले इसको निकालोगे। पहले त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज नियम क्या होता है, जो एक डायरेक्शन में होता है ना, एक ही डायरेक्शन, वो दोनों का योग होता है। मतलब आपको देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे लिखोगे ए पी, ए जो स्टार्टिंग होता है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जिस तीर में होता है ये स्टार्टिंग, ये भी अंतिम बिंदु, ये बी प्लस क्या है, बी सी है, मतलब ये दोनों योग में है, बी और सी वेक्टर है, और बराबर किसके हैं, ए सी के। देखिए ए से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर एरो जा रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ए और क्या है सी वेक्टर है। तो ये आप देखिए इसमें किसका मान निकालना है हमको, ए बी का। तो ए बी बराबर का ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर बी सी। ठीक, ए सी कितना वैल्यू दिया है, ए सी का दिया है ए, और बी सी दिया है कितना, डी माइनस में। ठीक, इस तरीके से ए बी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर कोई भी अगर आपको ऐसे तरीके दिया है तो इसमें कोई त्रिभुज नियम से जो आप निकाल सकते हो, या आपको दो वेक्टर दिया है, उसको त्रिभुज नियम से आप जोड़ भी सकते हो। ठीक, तो और कुछ पॉइंट इसी का समझते हैं। जैसे मान लेते हैं इसी का इस तरीके से वेक्टर दिया है, डायरेक्शन ये दोनों एक ही है, ये मान लेते हैं इधर डायरेक्शन। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये त्रिभुज जैसे पाइथागोरस प्रमेय नहीं होता, उस तरीके से आपको नहीं सोचना है, आपको यहाँ पर डायरेक्शन आपको देख के उसको सॉल्व करना है। अब देखिए डायरेक्शन जो एक ही दिशा में होगा ना, वो हमेशा विपरीत होगा, मतलब एक विपरीत हमेशा होगा। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आप इक्वल ले सकते हो, इन दोनों को साथ में ले सकते हो जोड़ के, या इन दोनों को जोड़ के एक साथ में ले सकते हो। अब यहाँ से चेक करो पहले, ये सारे डायरेक्शन एक ही दिशा में, ये देखिए ऐसे घूम रहे हैं, तो क्या लिखोगे इसको, ए बी वेक्टर, मतलब एक वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, जीरो है। इसको जीरो पे लिख सकते हो, इक्वल जीरो का, क्योंकि ये सारे एक ही डायरेक्शन में। अभी इसी को हम तो स्टूडेंट देखते हैं स्थिति सदिश क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है। ठीक, तो इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा बहुत फील करना होगा 3D। ठीक, तो ये बेहतरीन टॉपिक है, इसको समझते हैं ये 3D क्या है। ठीक, जैसे मान लेते हैं 3D है, ये कोई 3D है, तो 3D आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। 3D इस तरीके से होता है, ये x होता है और ये y होता है, ये z होता है। ठीक, और ये जो होता है पॉइंट 0,0 मोल। ठीक, तो 3 जीरो होते हैं, 0,0 3 जीरो, 3D है ना, x y z तीनों का मान, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 0। ठीक, कहीं पर पॉइंट हम ले लेते हैं P। ठीक, कहीं पर पॉइंट P ले लेते हैं, ये P मतलब पोजीशन वेक्टर। ठीक, कोई पर पॉइंट P ले लेते हैं। अब जो मूल बिंदु से जो पॉइंट है ना, उसको जब मूल बिंदु से लिया जाता है वो पॉइंट, ये डायरेक्शन जो पता कर लिया जाता है मूल बिंदु से, तो इस चीज़ को ही बोला जाता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। अब इसी चीज़ को हम आर वेक्टर से व्यक्त कर देते हैं। तो जो आर वेक्टर है, ये ओ पॉइंट है, ओपी जो है, ओपी जो वेक्टर है, ये आर वेक्टर की इक्वल है, ये आर वेक्टर है ना, तो ये क्या होता है, स्थिति सदिश होता है। क्या, स्थिति सदिश होता है। ठीक, तो इसको समझते हैं, ये स्थिति सदिश है। तो ये 3D में आप 3D थोड़ा बहुत फील कर सकते हो, ये है 3D। तो ये 3D है, तो समझते हैं ये 3D है। तो 3D में कहीं भी पॉइंट ले लो, उसको समझते हैं ये P पॉइंट है, और ये P पॉइंट मान लेते हैं x y और z। ठीक,
तो इसका जो वेक्टर होगा ना, वेक्टर, इसको वेक्टर आगे समझेंगे, ये एक्स आई कैप प्लस ये जो आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और ये के कैप होता है। ठीक, ये सब क्या होता है, यूनिट में होते हैं। तो एक्स यूनिट मतलब ये एक्स पार्ट है तो एक्स यूनिट वेक्टर, और ये वाई पार्ट है तो वाई पार्ट यूनिट, और ये जेड है तो जेड, ये के है तो के पार्ट यूनिट, मतलब जेड है तो जेड पार्ट यूनिट होगा। तो इस तरीके से ये एक्स साथ में है तो एक्स आई प्लस जे वाई जे कैप मतलब क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर। ठीक, और जेड के कैप। ठीक, तो ये क्या होता है, आर वेक्टर होता है। ये क्या होता है, स्थिति सदिश है। ठीक, तो इस स्थिति सदिश का हमको मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई चाहिए, लंबाई इसको निकालेंगे तो क्या होता है, इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसको मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है, ये आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक, तो मतलब ये कैसे आया, ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत फील करना है। ये कितने हैं, ये थ्री पॉइंट है, तीनों जीरो। अब ये दूसरा पॉइंट है पी। ठीक, अब दोनों का डिस्टेंस तो दूरी निकालोगे ना, दूरी का सूत्र क्या होता है, इसी तरीके से तो होते हैं ना सेम। तो ये क्या होता है, यही चीज़ क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब लंबाई निकाल लोगे तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, स्थिति सदिश है, ये समझ लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसी में कोई पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे कोई पॉइंट ले लेते हैं ए बी। ठीक, अब इसका इस ए और बी का पोजीशन वेक्टर हमको चाहिए, क्या, स्थिति सदिश चाहिए, क्या, पोजीशन वेक्टर। तो जब भी बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3D में क्या होता है कि मूल बिंदु से लिया जाता है। पोजीशन वेक्टर जब भी बोलेगा ना तो वो मूल बिंदु से लिया जाता है। इसका पोजीशन वेक्टर ये ओ है, इसका पोजीशन वेक्टर ये इस तरीके से, इसका पोजीशन वेक्टर ये क्या है, इस तरीके से। ठीक, तो ये पोजीशन वेक्टर, इसका जो मान लेते हैं ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है। ठीक, तो आपको ए बी चाहिए, हमको ए बी चाहिए ना, ए बी चाहिए तो ए बी बराबर क्या निकलो, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन ए बी चाहिए तो ए बी डायरेक्शन इस तरीके से करोगे। और ये त्रिभुजला लगाओगे, त्रिभुजला क्या कहता है, तो ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर, तो ये डायरेक्शन देखिए ओ ए, ये एक ही डायरेक्शन में, त्रिभुजला से कैसे लगाओगे, ओ ए ये एक ही डायरेक्शन में प्लस, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो दोनों प्लस करोगे, ए बी वेक्टर बराबर किसके होगा, ये विपरीत वाले वेक्टर के, क्या है, ओ बी। ठीक, अब ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर ये चीज उधर कर लो, ओ ए क्या है, सॉरी ये ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब थोड़ा यहां फील करो, जब भी हमको कोई वेक्टर निकालना हो, कोई भी पॉइंट निकालना हो, ये मान लेते हैं सी डी निकालना है, तो इसका जो सी डी जब वेक्टर निकालोगे ना तो इस तरीके से सी डी वेक्टर हमको निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये डी वाले ओ डी ऐसे वेक्टर करोगे माइनस ओ वेक्टर डी सी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर से यही आता है। देखिए ए बी जब होगा, देखिए पहले बी वाले वेक्टर लिया गया, उसके बाद फिर ए वाले वेक्टर लिया गया, पोजीशन वेक्टर बीच में क्या है, माइनस है। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी लिखा हो, कोई भी दो पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है, कोई भी ए सी वेक्टर हमको चाहिए, ए सी वेक्टर हमको चाहिए, तो ए सी वेक्टर क्या लिखोगे, पहले ओ सी वेक्टर लिखोगे माइनस ओ ए वेक्टर करोगे। ठीक, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। ठीक, तो हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक, और जो यहां पर समझते हैं, ये जो एक्स वाई जेड है ना, इसे बोलते हैं दिक् अनुपात बोला जाता है। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, दिक् अनुपात, जिसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। ठीक, डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है इसे। तो यहां पर समझते हैं, देखिए अब जैसे इसका ए बी का हमको दीप अनुपात, जैसे ये मान लेते हैं x1 y1 x2, ये अगला पॉइंट दिया है x2 y2 x3 xy z, ये z2 है z1 और z2। तो अब इसमें हमको दिक् को साइन निकालना, तो क्या इसको लोगे, इसको लोगे, नहीं ले सकते ये चीज़। तो आपको जो ये सी ए बी निकलेगा ना, ए बी आपको जब निकलेगा तो ओ ए जो सब्ट्रैक्ट करोगे, ये चीज़ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चीज़ निकलेगा, ये क्या आएगा, ए बी जो वेक्टर आएगा वो चीज़ क्या आएगा, x2 माइनस x1। ठीक, x2 माइनस x1, और इसका जो आप इसी तरीके से वेक्टर निकालोगे तो इन दोनों को घटा कर तो आपका क्या आएगा, और ये आ जाएगा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, दिक् कोसाइन है, दिक् अनुपात है, सॉरी दिक् अनुपात है। ठीक, दिक् मतलब डायरेक्शन रेशियो, ये चीज़ क्या है, डायरेक्शन रेशियो,
जैसे ए बी दिया है। अब ये पी पॉइंट था, अकेले पी पॉइंट था, एक ही पॉइंट था, तो एक्स वाई जेड क्या था, दिक् अनुपात है। ठीक, इस तरीके से दिक् अनुपात निकाल सकते हो। और इसी पे इस पॉइंट पे जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत फिल करते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन लिया है। अब ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, उसके बाद ए बी वेक्टर पूछा है। तो ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हो, सॉरी वेक्टर बी। पहले इसको समझते हैं ये है क्या। ए बी जो वेक्टर पूछ रहा है ना, इसको पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे, ओ ए मतलब ओ बी वेक्टर में लिखोगे माइनस ओ ए लिखोगे, इस तरीके से वेक्टर में लिखोगे। ये चीज़ ऐसे होता है, इसके पहले अभी सीखे। ठीक, तो ये ओ ए वेक्टर है, क्या है, इसको वेक्टर में लिखोगे तो ये 3i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j सॉरी आई जे, हाँ, तो j कैप प्लस 4k। ठीक, तो इसको अगर ओ बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5i प्लस 6j प्लस 7k। ठीक, अब इसको इस पे रखते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, ओ बी कितना आ जाएगा, 5i प्लस 6j प्लस 7j के और माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप माइनस लगाए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, 5i टू आई माइनस 3j माइनस 4k। ठीक, अब ये चीज़ इसमें घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 3i, और ये चीज़ इसमें घट जाएगा 3j, और ये चीज़ इसमें घट जाएगा, ये 3 प्लस 3k। ठीक, अब इसमें 3 कामा ले लो, i प्लस j प्लस k। ठीक, ये आंसर है, ए जो ए बी वेक्टर आया ये आया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं समकोणिक इकाई सदिश क्या होता है। तो इसको समझते हैं, कोई 3D है, ये 3D है, एक्स वाई और जेड है। ठीक, अब इसमें जो डायरेक्शन है इसका मान लेते हैं आई कैप 1 यूनिट है। ठीक, ये जे कैप है और ये क्या है, के कैप है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो आई कैप मैग्नीट्यूड होता है और जे कैप का मैग्नीट्यूड होता है ना, और के कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है उसका 1 होना चाहिए, उसे बोलते हैं समकोणिक इकाई सदिश बोला जाता है। ठीक, मतलब जिसका 1 होता है ना, वही चीज़ देखिए साइन 90 अंश मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से क्या पता चलता है, 90, मतलब 90 डिग्री जिसके एंगल बनता है इन सबको, तो क्या होता है, समकोणिक रेक्टेंगल यूनिट बोला जाता है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं दिक् कोसाइन क्या है। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं ये है क्या। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई चीज़ ले लेते हैं 3D, ये x है, ये y है, ये z है। अब समझते हैं ये कोई चीज़, इसमें i वेक्टर जो यूनिट वेक्टर होता था, ये क्या यूनिट वेक्टर i, कोई यूनिट वेक्टर लिया जाता था, इसमें भी कोई i वेक्टर लिया जाता था, यह j वेक्टर लिया जाता था, और ये यूनिट वेक्टर इसका k वेक्टर लिया जाता था, इस तरीके से लिया जाता था। अब कोई पोजीशन वेक्टर p मान लेते हैं, कोई पोजीशन वेक्टर p है, x y और z। ठीक, ये कोई पोजीशन वेक्टर p है। अब ये पोजीशन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ये r होता है, यहाँ जो पॉइंट होता है ये r वेक्टर होता है। ठीक, तो ये r जो वेक्टर है ये क्या पॉइंट निकलता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड, यही होता है। ठीक, जेड के ये होता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये आप सीख चुके हैं, मैग्नीट्यूड किस तरीके से होता है, निकलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं इसमें दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो क्या होता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये हर कोई कोऑर्डिनेट से कोई ना कोई एंगल बना होगा। मान लेते हैं वो एंगल बन रहा है इस एक्स एक्सिस पे, ये एल्फा कोण बन रहा है, क्या एल्फा कोण बन रहा है। तो एल्फा कोण जब बन रहा है तो इसमें जो एंगल बनेगा एल्फा कोण बनेगा। ये एल्फा कोण जब बनेगा तो ये किस तरीके से दिखेगा, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं आप जहाँ पर हैं वो, वहाँ पर उस कमरे में आप बीच में कहीं खड़ा हो जाओ। ठीक, आप बीच में खड़े हो जाओ तो उससे क्या होगा, अपने सिर से उस कॉर्नर पर कहीं पर देखो। ठीक, जब आप ये मान लेते हैं ये कमरे हैं, आप यहाँ पर आप खड़े हो जाएं, ठीक, इस कमरे पे, तो ये जो सिर है, जो सर है आपका, वो मान लेते हैं पी पॉइंट है। ठीक, इसको थोड़ा फील करने के लिए आपको ये एग्जांपल लेना पड़ रहा है। ठीक, तो उस आप ये सर है, वहाँ से आप अगर देखोगे कॉर्नर तरफ ये कॉर्नर दीवार की, ठीक,
तो आप खुद ही फील करो, जब आप ये जो इसको समझ लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक, ये क्या है एक्स एक्सिस है। आप जब खड़े हैं तो जो हाइट है आपकी वो चीज़ क्या हो रहा है, वो चीज़ क्या, ये लंब को दर्शा रहा है। लंब मतलब ये क्या परपेंडिकुलर होता है, ठीक, ये लंब को दर्शा रहा है। और जिसको देख रहे हो ना वो क्या होता है, ये कर्ण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो P है ना, ये P को, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे कोई लंब होगा, ये जो आप लाइन खींचोगे इसी चीज़ को हम ऐसे खींच दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है ये वाला पॉइंट, ठीक, ये कोई पॉइंट P है, ठीक, ये जो इसमें ये लंब होगा, ठीक, जो आप खड़े हैं तो वो लंब होगा। और जहाँ पर देख रहे हो ये मान लेते हैं इस चीज़ को, ये कॉर्नर पे देख रहे हो, ठीक, इस कॉर्नर पे, ठीक, तो इस कॉर्नर पे आप देखोगे तो वो जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये आपका बोल सकते हो ये एक्स वाई जेड, ये कर्ण होगा, ठीक, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये कर्ण है, ये क्या है लंब। अब यहाँ से समझते हैं कर्ण और लंब से क्या मतलब है। जैसे हमको कॉस एल्फा, अब इसमें कॉस एल्फा का मान चाहिए, देख कोसाइन निकालने के क्या करोगे, कॉस एल्फा निकालोगे पहले, तो कॉस एल्फा बराबर क्या आएगा, कॉस एल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए ये चीज़ क्या है, ये जो पॉइंट है ये आधार क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और कर्ण क्या है, ये जो कर्ण है, ये जो इसका कर्ण मिल रहा है, ये चीज़ क्या है कर्ण पे मिल रहा है, तो ये चीज़ जो कर्ण पे मिल रहा है ये क्या है पोजीशन, ये आर वेक्टर है ना, तो ये क्या है पोजीशन आर वेक्टर है, और आर वेक्टर क्या है इतना पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या आएगा आर वेक्टर, ठीक। अब देखिए यक्स अपान क्या है आर वेक्टर, और ये कोई भी एंगल निकाला जाता है डायरेक्शन के हिसाब से नहीं निकाला जाता, उसका जो मैग्नीट्यूड कोई अंक होगा उससे निकालेंगे ना, जैसे 2/3 है, इससे हमको एंगल निकाला जाता है। ये जो यक्स यक्स है ये क्या है, ये कोई क्वांटिटी है ना, कोई क्या है नंबर्स है ना, ये बोल सकते हो ये परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब ये इसका आर वेक्टर से थोड़ी निकाल सकते हो, ये चीज़ क्या लोगे आप, ये इसका मैग्नीट्यूड लोगे। तो यहाँ पर जो आएगा कॉस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, यक्स अपान जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या होता है देख कोसाइन। इसी प्रकार आप वाई एक्सिस पे अगर इसका एंगल बनेगा, वाई एक्सिस पे भी कुछ एंगल बनेगा, ये बीटा बनेगा, और जेड एक्सिस यक्स ये वाई है ये जेड है, ठीक। तो जेड एक्सिस पे कोई अच्छा एंगल बनेगा तो वो गामा मान लेते हैं। तो इसी तरीके से आप जब लोगे कॉस बीटा बराबर लोगे तो इसमें वाई एक्सिस पे आएगा तो वाई अपान मैग्नीट्यूड आर का, ठीक। इसी प्रकार कॉस गामा लोगे तो क्या आ जाएगा, जेड अपान मैग्नीट्यूड आर का, यही तो होगा। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक, दिक् कोज्याय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं ये चीज़ है क्या, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर ये होता है ना, तो यहाँ मैग्नीट्यूड की जगह पे ये लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख रहे हैं, इन सबको इकट्ठा करके दिक् कोसाइन क्या है उसको समझते हैं। अब जो कॉस एल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस एल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा है, ये क्या है, ये इसको मान लेते हैं यल यम यन से दर्शाते हैं, ठीक। अगर इन्हीं को सब कुछ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो कॉस एल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर का स्क्वायर गामा और बराबर 1 होता है, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हो एल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक। ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको यहाँ पर रब करना पड़ेगा, तो इसे मिटाते हैं। तो दिक् कोसाइन क्या निकाले थे हम, डायरेक्शन कोसाइन क्या निकाले थे, कॉस एल्फा बराबर यक्स अपान रूट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है। ऐसे कॉस बीटा बराबर क्या निकाले थे, वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। ऐसे कॉस गामा बराबर जेड स्क्वायर मतलब जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सबको मैग्नीट्यूड में ये तीनों होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, ये दिक् को, ये डायरेक्शन कोसाइन है। अब यहाँ पर इसी को यल यम मतलब ये एक चीज़ यह व्यक्त किए थे, इसी को यल और यम यन से व्यक्त किया जाता था, यल यम और यन से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। तो और इसी का स्क्वायर क्या होता था, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। कैसे देखिए, इसका जब स्क्वायर लिखोगे तो ये एक्स स्क्वायर अपान रूट हट जाएगा, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से ये कॉस बीटा लिखोगे तो वाई स्क्वायर अपान रूट हट जाएगा, यही सेम रहेगा। ऐसे लिखोगे इसको जेड स्क्वायर, यही सेम लिखोगे और बराबर कैसे बना जाएगा, देखिए ये हर समान है तो एक लिखोगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
और ऊपर भी जोड़ दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम सबकी स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होता है डिक कोसाइन का। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। इसमें कुछ पॉइंट लिए हैं, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं 2 पॉइंट है P और Q। ठीक, उसके बाद क्या है, आकाश में कोई 2 बिंदु हो तो P Q का अगर जो बिंदु होगा ना, P Q जो बिंदु आएगी वो क्या होगा, दिक अनुपात होगा। कैसे निकालते हैं P Q, तो पहले P Q को जो आप निकालोगे वेक्टर के हिसाब से तो क्या होता है x2, मतलब ये जो पॉइंट है ना यही ले लो, तो ये क्या होते हैं, ये चीज़ अगर ले लो x2 माइनस x1 ये पॉइंट, और y2 माइनस y1 ये जो पॉइंट है, और z2 माइनस z1 पॉइंट है, ये क्या होता है दिक अनुपात होते हैं। ठीक, तो दिक कोसाइन क्या होता है, इन्हीं को अनुपात से जो r होता है ना, r से जो डिवाइड कर देते हैं, जो r होता है क्या होता है, इन्हीं का स्क्वायर होता है, इन तीनों का स्क्वायर होता है। इस तरीके से ये दूरी जिसमें रूट में होता है, इसमें से डिवाइड कर लोगे वो चीज़ क्या आ जाते हैं, दिक कोसाइन आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं P और Q है। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 से, इसको पहले वेक्टर के हिसाब से लिखोगे, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखोगे, तो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखोगे तो वेक्टर में इस तरीके से आ जाएगा। अब जब ये वेक्टर में आ गए तो इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वही क्या होता है, बिंदुओं की दूरी। सेम ऐसे समझो, इसमें 2 पॉइंट ये है। ठीक, अब इसी में 2 पॉइंट है, तो आप जब ये P वेक्टर के हिसाब से अगर निकालोगे तो वेक्टर के हिसाब से ये पहले निकालोगे P Q, तो इसी तरीके से आएंगे। ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये पॉइंट जो हैं ये क्या होते हैं, ये सब दिक अनुपात होते हैं। ठीक, अब ये दिक अनुपात है। अब इन्हीं का जो मैग्नीट्यूड निकलता है, P Q का मैग्नीट्यूड निकलता है, यही तो R है, यही तो R है, मतलब 1 बटे ये पूरा मैग्नीट्यूड, इसके सेकंड वाले बटे ये पूरा मैग्नीट्यूड, इस थर्ड वाले बटे मैग्नीट्यूड। ठीक, इस तरीके से ये दिक कोसाइन और दिक अनुपात को प्राप्त कर सकते हैं और दूरी को भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी हो जाए एग्जाम्पल ही में तो देख लेते हैं इसको। इसमें 2 क्वेश्चन लिया है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु P और Q स्थिति सदिश क्रमशः दिया है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर जो दिया है, पोजीशन वेक्टर आप समझ चुके हो ये पोजीशन वेक्टर है क्या। ठीक, ये जो दिया है ये P Q निकालना है। ठीक, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर दिया, तो P Q बराबर आप पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हो, तो क्या होता है O Q मतलब O Q वेक्टर O Q माइनस वेक्टर क्या होगा OP, ये होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ क्या है, पोजीशन वेक्टर। और ये जो दिया है ये OP दिया है, OP दिया है I। ठीक, और ये दिया है इसको लिख सकते हो माइनस I वेक्टर और प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। ठीक, ये कैप में है। ठीक, सब वेक्टर भी बोल सकते हो। और ये जो OQ है ये भी 7i 6k। ठीक, इसमें j नहीं दिया है। अब देखो इस पे निकालोगे तो अब देखिए पहले पोजीशन वेक्टर जो है इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक, जो पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश है उसे कैसे होता है, देखिए जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट में जो P पॉइंट है ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये 2 पॉइंट है, ये कहीं एक P है कहीं Q है, ये दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जैसे मान लेते हैं O है, इनका पोजीशन वेक्टर A, ये मान लेते हैं OP, ये दिया है। ठीक, OP ये वेक्टर दिया है, और ये क्या है OQ, ये वेक्टर जो है OQ है। ठीक, तो जो PQ वेक्टर निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, PQ बराबर देखिए ये डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है, मतलब लिखे होगे P प्लस त्रिभुज ला लगाओगे तो, और ये ऐसे लिख सकते हो OP वेक्टर प्लस PQ, ये ऐसे लिख सकते हो, और बराबर किसके है, ये विपरीत वाले OQ के। अब यहाँ पर हमको किसका मान चाहिए, PQ का, तो PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा OQ माइनस क्या होता है OP वेक्टर। ठीक, इस तरीके से वेक्टर यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होता है, दूसरे वाले वेक्टर को आगे लिख देते हैं और पहले वाले को पीछे लिख देते हैं माइनस में करके। ठीक, ये डायरेक्ट आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू क्या है, तो इसको पहले रखते हैं 7i माइनस 6k। ठीक, और माइनस है, इसका सब चिन्ह बदल जाएगा या ब्रैकेट में लिख दो माइनस 3k। ठीक, इसको सॉल्व करोगे ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस I माइनस 2j प्लस 3k। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसमें घट जाएगा 6i और ये चीज़ 6k है ना। अब ये इसको ऐसे उतार देंगे क्योंकि ये j एक ही है, और ये दोनों क्या होंगे घट जाएंगे तो ये माइनस 3k। ठीक, तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
तो इसमें देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें ये वेक्टर दिया है, इसमें से कीजिए, कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी इसे सी दिया है। उसके बाद कह रहा है कि एक समकोणीय त्रिभुज बनाते हैं। ये तीनों एक समकोणीय त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोणीय त्रिभुज बनाने के लिए क्या होता है कि लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर दोनों की स्क्वायर के लगन की स्क्वायर बराबर होता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले इसको समझते हैं। ये क्या क्या दिया है, ए बी दिया है कितना 2i और j प्लस के वेक्टर, ठीक। बी सी दिया है, बी सी दिया है, इसको बी सी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। उसके बाद ए बी बी सी डी निकाल, और उसके बाद ले लेते हैं ए सी ले लेते हैं एक। ए सी ये चीज़ क्या है, तो अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, ये जिस तरीके से ये माने ना उस तरीके से इसको त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल देखिए ए बी, कहीं ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी। तो ए बी मतलब इस तरीके डायरेक्शन जाएगा, और बी सी जो है, बी सी का है ये, बी सी इस डायरेक्शन में जाएगा, और ए सी क्या है, ए सी इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तो देखिए ये क्या बना है, तो आपको ऐसे लिख सकते हो ए बी, देखिए ए बी और ये एक ही डायरेक्शन में, इसको लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी क्या है, किसके इक्वल है, ए सी के। अगर ये कंडीशन हो रहा है तब भी ये बोल सकते हो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और दूसरा तरीका क्या होता है, इन सबको मैग्नीट्यूड, मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड या बोलोगे तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, तो ये चीज़ तो आप देखो जोड़ ले, ऐसे ही जोड़ सकते हो। ए बी और बी सी ये और ये जोड़ोगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है बराबर, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये 4, ये सही है। ये जो देखिए 4 सेम है, तो ये क्या है, त्रिभुज सेम है, ठीक। ये लागू है। पर इसके हमको क्या है, पाइथागोरस प्रमेय की समकोणीय त्रिभुज का कब बनता है, जब पाइथागोरस प्रमेय एकदम प्रूफ होता है तब। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मतलब ये लंबाई, इसकी लंबाई दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, ए बी को जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है। तो इसको स्क्वायर में करेंगे तो स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर और प्लस 1 की स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 ये √6। और बी सी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी सी कितना है 1 की स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और -5 की स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 1 9 25, तो कितना आ जाएगा, तो ये 26 9 कितना हो जाएगा 26 और 9 26 9 35 √35 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ए सी निकाल लेते हैं। ए सी क्या है, ए सी इसका रूट में निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 3 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, इसको निकाल लेंगे तो ये 3 3 का 9 और 4 16 9 16 और 16, तो ये 32 और 9 जोड़ दोगे तो 32 9 कितना हो जाएगा 41, रूट में 41। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये पाइथागोरस प्रमेय ही है, बोल सकते हो इसको। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या, ए सी का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर बराबर किसके, ए बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, ठीक। अब इस पे रखते हैं, इसका मान कितना है, इसका जो स्क्वायर में पहले इसको निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, ए बी क्या आया √6 स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बी सी कितना आया, बी सी कितना है √35, तो ये दोनों रूट से हट जाएंगे, 6 + 35 ये कितना आ जाएगा 41, ठीक, 41 आ गया। और ए सी को जब रूट से बाहर निकालोगे ये स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर में कितना दिया है 41, ये कितना हो जाएगा ये 41, तो दोनों बराबर हैं। तो बोल सकते हो अतः क्या सदिश समकोणीय त्रिभुज बनाते हैं, समकोणीय त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। किस तरीके से लिख सकते हो आप, लिख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे।